अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। दिफाई तौर पर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पाक भारत कशीदगी का अगला मरहला आ गया है और अब पाकिस्तान को भारत की सिफारती जारहियत का सामना है। सिफारती मैदान में भी भारत को दंदान चिकन जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। इस वक्त सिफारती महाज पर पूरी हुकूमती मशीनरी मुतहरिक है और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर हुक्काम के हमरा 4 ममालिक के दौरे का आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी टीम के साथ तुर्किया पहुंच गए हैं, जहां उनकी तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात भी हुई है। याद रहे कि तुर्किया ने पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत की थी और यह हिमायत भारत को एक आंख नहीं भाई तुर्किया के अलावा हुकूमती वफ़द ने ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा भी करना है। तफसीलात के मुताबिक इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इंडिया के साथ हालिया कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। इसके अलावा भारत एक और मकरू चाल चलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की साजिश रचा रहा है। पाकिस्तान से मैदान जंग में शिकस्त के बाद किसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिस्दाक भारत ने सिफारती फ्रंट पर पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, जिसका मकसद पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने की कोशिश है, जो बेनकाब हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत के जराये का कहना है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत के झूठे इल्जामात को उठाने जा रहा है, ताकि उसे एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने का केस बनाया जा सके। जराये के मुताबिक भारत खास तौर पर उन कानूनी शराइत की अदम तामील को उजागर करेगा जिन पर पाकिस्तान ने 2022 में ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के वक्त अमल दरामद करने का वादा किया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हुकूमती ज़राए ने कहा कि इस मामले को जून में होने वाले FATF के इजलास में उठाएंगे और इसकी तैयारी जारी है। माहिरीन के मुताबिक भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर किया जाए ताकि वो अपनी तरक्याती मंसूबे ना चला सके। भारत ने IMF की इमदाद पर भी एतराज़ करके साबित किया कि वह पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की से खाइफ है। भारत की IMF और वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान मुखालिफ करने की साजिश जिस तरह नाकाम हुई है, FATF की साजिश भी यकीनी तौर पर नाकाम होगी। इसकी बड़ी वजह न सिर्फ भारत के मौक़िफ़ में वजन ना होना है, वहाँ भारत खुद ही इन दहशतगर्दों की सरपरस्ती में मुलव्विस है, जिनका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पर आयद करता है और इस मुतालिक पाकिस्तान बार बार सबूत आलमी दुनिया के सामने रख भी चुका है और अब भी रख रहा है, जिसकी तस्दीक आलमी इदारे भी कर रहे हैं। इस वक्त भी बलोचिस्तान में भारत की पुष्पनाही में होने वाली दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं। इस मुतालिक पाकिस्तान वो सबूत भी सामने ला चुका है जिसमें भारतीय रियासत का घिनौना किरदार सामने आता है। भारत गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान बलोचिस्तान में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की खुफिया मुहिम चला रहा है। 2009 में मिस्र के शहर शर्म अल शेख में 2 तरफा बातचीत के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का मामला उठाया गया। 2010 में विकीलीक्स की रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ था कि अमरीकी सिफारती केबल्स के मुताबिक आलमी मुबस्सरीन पाकिस्तान में भारतीय खुफिया सरगर्मियों बशमूल बलोचिस्तान में बदअमनी से मुंसलिक कार्रवाइयों से आगाह थे। 2015 में पाकिस्तान ने अपनी शिकायत को आलमी सतह पर ले जाकर अक़वाम मुत्तहिदा को एक तफसीली डोजियर पेश किया, जिसमें बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती में भारत के किरदार का खाका पेश किया गया। 2016 में भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हुई, जो रा के एजेंट के तौर पर काम करता था, जिसने भारत की जानिब से बलोचिस्तान में तखरीब कारी की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। 2019 में पाकिस्तान ने नए सबूत एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा को डोजियर की सूरत में फ्राहम किए। 2023 में बलोचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस सरफराज मंगलज़ई और गुलजार इमाम शंबे के एतराफ़ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। इन्हें के बाद एक सबूतों के बावजूद दुनिया की जानिब से भारत को दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मानना अब मुश्किल नहीं रहा, जो खित्ते के अमन के लिए भारत की जानिब से एक बड़ा खतरा लाहक रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान सिफारती तौर पर तो भारत को तुर्की व तुर्की जवाब दे रहा है, वहाँ दिफाई तौर पर पाकिस्तान का दिया गया जवाब भारत और बिलखुसूस नरेंद्र मोदी के लिए हजीमत, शर्मिंदगी और शुबकी का ना खत्म होने वाला सिलसिला बन चुका है। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को यह बावर करवा दिया है कि मुस्तकबिल में भी किसी भी जारहियत का जवाब और भी ज्यादा शदीद होगा। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खिताब में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फैसला किया था कि भारत के 26 मुकामात पर उनको जवाब देंगे और अगर दोबारा यह हिमाकत की तो जवाब उससे भी शदीद होगा। पाकिस्तान की जानिब से भारत को दिए जाने वाले जवाब के बाद गो के भारतीय हुकूमत की तो हरदर्मी बरकरार है और वह अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं, लेकिन अब भारत में मोदी मुखालिफ आवाजें और भी तेज होती जा रही हैं, जिनमें भारतीय शिकस्त का एतराफ और इकरार भी किया जा रहा है। भारत के दिफाई माहिरीन भी अब खुलकर यह मानने लगे हैं कि पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में भारत को वो नुकसान पहुंचाया जिसका उसे तसव्वुर भी नहीं था।
मारूफ भारतीय दिफाई तजज़ेकार परवीन साहनी के बकौल इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, जिससे इंडिया की आलमी साख भी खराब हुई। अहम बात यह है कि भारत की अवाम भी अब अपने वज़ीर आज़म की जान नहीं बख्श रही। बिलखुसूस इस कशीदा सूरत हाल में नरेंद्र मोदी की मुज़हका खेज जुमलेबाजी और सियासी मुहिम उल्टा उनके ही गले पड़ गई है। जब भारत के अपने अवाम अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ मानने के लिए तैयार नहीं, तो दुनिया को यह हुकूमत कैसे मुतमईन करेगी? इन तमाम मामलात पर मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है माहिर आलमी अमूर डॉक्टर कमरान बुखारी ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि भारत कन्वेंशनल वारफेयर में नाकामी के बाद अब उसने प्रॉक्सी जंग भी छेड़ दी है और अब इस जंग को सिफारती मैदान में भी ले गया है। एक तरफ भारत पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में डलवाना चाहता है। पहले IMF का प्रोग्राम जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ नाकामी का सामना करना पड़ा। तो अब जो भारतीय जो एक पार्लिमानी वफ्द है वो भी पहुँच चुका है इंटरनेशनल दौरों के ऊपर। पाकिस्तान भी आज अपने उन दोस्त ममालिक के पास गया है कि जहां जिन्होंने मदद की पाकिस्तान की, जिन्होंने भरपूर सपोर्ट की, और आप एक हमारा भी डेलीगेशन हुकूमती जाने वाला है दुनिया के अहम कैपिटल्स के अंदर। तो क्या समझते हैं आप, भारत को सिफारती फ्रंट पर भी कामयाबी मिल सकती है या मुश्किल है? देखिए समर, ये तो कुदरती अमल है ना कि देखें जो एक्चुअल वॉर है, जो एक्चुअल जंग है, उसकी तो लिमिटेशंस होती है ना, फिर उसकी कॉस्ट होती है। अगर आप उसको ज़्यादा देर चलाएं तो फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं, और दोनों जानिब है ये, भारत की तरफ भी पाकिस्तान की तरफ भी। लेकिन भारत का मसला ये है कि उसको वो अहदाफ हासिल नहीं हुए जो वो करना चाह रहा था इस जंगी कार्रवाई में। तो अब जाहिर है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो डिप्लोमेटिक मैदान में उतरा है। तो अब आई थिंक इनको समझने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को भी समझने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ पूरे दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने जो है इश्यूज़ के ऊपर राज़ी करना चाहते हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये दुनिया बदल चुकी है। ये वो पुरानी वाली दुनिया नहीं है कि जिसके अंदर आप पुराने असूलों के तहत, तो भारत ने कहा कि जी देखें दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान की जानिब से, तो पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाएगी। दुनिया के मसाइल बदल चुके हैं। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दहशतगर्दी है वो उसके लिए जंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये अमेरिका का इस वक्त मौक़िफ़ है। और ये अच्छे खासे जो हार्ड लेसन्स लर्न किए हैं इराक़ और अफ़गानिस्तान के बाद, ये ज़ाहिर है अब वो इतना तजर्बा अमेरिका को है कि उसको पता है कि भाई ये इसको हल करने के और भी तरीके हैं। आप लॉ इन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के तहत भी ये चीज़ें डील कर सकते हैं। इसके लिए भरपूर जंग करने की ज़रूरत नहीं या है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जो वफ़्द है वो दुनिया में क्या लेके जाएगा, मतलब क्या मैसेज लेके जाना चाह रहा है कि भाई क्या होना चाहिए। FATF जो है उसका अपना एक ज़ाब्ता है, उसका एक प्रोसेस है जिससे पाकिस्तान गुजर चुका है। जी हाँ। और अगर तो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ कोई शवाहिद मिलते हैं तो फिर ठीक है, फिर FATF भी जो है हरकत में आएगी। लेकिन अगर नहीं मिलते और इट्स योर वर्ड अगेंस्ट देयर्स, तो फिर FATF में मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास कामयाबी होगी। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है अब इसको छोड़ा भी तो नहीं जा सकता ना। मतलब जंग ख़त्म होगी या अहदाफ हासिल नहीं हुए तो फिर आपको डिप्लोमेटिक राउट है इख्तियार करना पड़ेगा। ऊपर से बायलैटरल दबाव भी है। इंडस वाटर्स ट्रीटी का जो सस्पेंशंस हैं वो भी जो है वो डिप्लॉय हो रही है, वो कार्ड भी डिप्लॉय हो रहा है। तो अब पाकिस्तान को भी ये देखना है कि भाई वो अपनी जो मैसेजिंग है वो किस तरीके से जो है ना लेके आगे चलेगा। क्योंकि ये नहीं है कि भाई आप अपनी अर्जी लेके जाएं दुनिया के सामने तो दुनिया सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसा ही है। तो वो आपकी अर्जी को लेके बैठ जाएगी। ये पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए है। आपको ये देखना है कि जो आलमी ताकतें हैं, बिलखसूस अमेरिका जो है, उसकी क्या ज़रूरियात है, और वो ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, कोई भी मुल्क कर रहा है, वो उसके एजेंडे में कैसे फिट होती हैं। लेकिन वैसे तो इस सारे मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी किरदार की तारीफ की, भारत के बारे में बात की कि ये सारसी हमने करवाई, लेकिन भारत जो है वो डिनाइल के मोड में रहा। वो अमेरिकी सदर को ही जुटलाता रहा कि जी उनकी जानिब से कोई यहाँ पे सारसी नहीं हुई, हमने खुद ये सब कुछ किया। तो भारत की पोजीशन कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, जो कि ज़ाहिर है दुनिया के बाकी कैपिटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो कैपिटल है वो वाशिंगटन DC है। तो वहाँ भारत की पोजीशन कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है कि उन्होंने उनसे सालिसी करवाई, बाद में मुकर गए कि उनसे हमने नहीं करवाई। देखें, ये यहाँ पे थोड़ा जो है भारत को एहतियात बरतनी पड़ेगी। क्योंकि जहाँ एक तरफ अमेरिका भारत के साथ इल्हाक करके तो चीन का मुकाबला करना चाह रहा है, वहाँ पे अगर आप खुलकर अमेरिकी सदर को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो वो फिर उसके नतायज अच्छे नहीं होते।
तो यहाँ पे थोड़ा उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी रेटरिक को। अभी मैं देख रहा था शशि थरूर साहब, जो कि बीजेपी की नहीं है, वो मुखालिफ जमात से थे या हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई जो है वो डोनाल्ड ट्रंप, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उनके बारे में कुछ जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। और अपना उनका क्रिटिसिज्म जो है वो छोटा मोटा नहीं था, मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये है कि इस किस्म के बयानात से वो जिसे कहते हैं ना कि आप खुशनूदगी हासिल नहीं कर सकते। आप जिससे मदद मांग रहे हैं, आप उसको तनकीद का निशाना नहीं बना जी सकते। हाँ। और फिर ये है कि अगर वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई मैंने सालसी का किरदार अदा किया है, तो आपका ये कहना कि भाई वो नहीं, ये इसमें तो बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर दिस डजंट गो डाउन वेल और थोड़े इधर से व्हाइट डोनाल्ड हाउस ट्रंप जो में। है वो अनॉयड भी दिखाई दिए हैं भारत की जानिब से, जो उन्होंने वहाँ पे एप्पल की जो है उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन बंद की जाए, इसे अमेरिका में लाया जाए वापस। जी देखे ना, मतलब अब वो रिएक्शन ये नजर भी आया हमें। समझने की जरूरत है। जी, ये भी समझने की जरूरत है ना, ये भी कैलकुलस में फैक्टर इन करने की जरूरत है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं अपना एप्पल के सीईओ को कि भाई इंडिया कैन टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, आई वांट यू टू ब्रिंग दैट मैन्युफैक्चरिंग जो तुम इंडिया लेके जा रहे हो, हम्म। अमेरिका में लेके आओ। तो इसको भी कैलकुलेट अपने कैलकुलस में भारत को डालना पड़ेगा ना। तो और फिर कहने का पाकिस्तान की मकसद ये तारीफें है करना कि कि पाकिस्तानी बड़े वंडरफुल लोग हैं, वो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करना, भारत के बारे में जब वो भारत पे तनकीद करना, तो ये काफ़ी कुछ बता रहा है। इशारे डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी वाजे खुल कर दिए हैं। देखिए, ये जो व्हाइट हाउस है ना, ये किसी किस्म की भी कोई जंगी हालत में जाना नहीं चाहता है। हम्म। पहले ही उन इस व्हाइट हाउस को खासी मुश्किलात का सामना है। या यूक्रेन की जंग को बंद करने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, और उसके नतायज अभी सामने आ नहीं रहे हैं। मशरक़ वस्ता में भी डिप्लोमेसी चल रही है मल्टीपल फ्रंट्स पे। अब ऊपर से इस तरह का भारत और पाकिस्तान का जो है अपना वॉर लाइक सिचुएशन में या वॉर में चले जाना, वो उनको उनको पसंद नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसको ख़त्म करो। फिर ये है कि वो चाह रहे हैं कि भारत जो है उनके साथ मिलके बड़े पैमाने पे जियोपॉलिटिकल खेल खेले। तो ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हैं, एक कमज़ोर पड़ोसी के साथ लड़ना, ये इट्स नॉट गोइंग डाउन वेल इन वॉशिंगटन। और इसी वजह से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं भाई मुझे कारोबार करना है, हम्म। पाकिस्तान से भी करना है, जी हाँ। भारत से भी करना है, तमाम फरीकैन के साथ, यहाँ तक कि वो जो अमेरिका का सबसे बड़ा इस खित्ते का जो हरीफ है ईरान, उसके साथ भी वो कारोबार करने की बात कर रहे हैं। तो ये आई थिंक समझने की ज़रूरत है माहौल को, और दुनिया किस जानिब जा रही है, आलमी सतह के ऊपर क्या हालात हैं, उनको उसके ऊपर थोड़ा सही। रीथिंक करने की ज़रूरत है, भारत को भी और बिलखसूस पाकिस्तान को भी। यानी जो मौजूदा तनाजुर के अंदर देखा जाए तो भारत के लिए इतना मुश्किल होगा दुनिया को मुतमईन करना, जो बात वो कर रहे हैं, जो मकसद है उनका अपना एक डेलीगेशन भेजने का। और पाकिस्तानी वक्त के लिए ज़रा थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि यहाँ सच है बताने को और वहाँ झूठ काफ़ी ज़्यादा है दुनिया को जो है वो कन्विंस करने के लिए। देखिए, डिपेंड करता है उनके पास इंटेलिजेंस, वो क्या इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, हम्म। मतलब वो क्या शवाहिद हैं, वो क्या कहेंगे कि देखें ये हमारे पास सबूत जी है हाँ। कि पाकिस्तान ये जो पहलगाम की दहशतगर्दी का वाक़या है इसमें हम्म। मुलव्विस था। तो उस पर मुनस्सर है कि वो किस हद तक जो है जो जहाँ जहाँ जा रहे हैं अपनी डिप्लोमेटिक जो है वो टीम को लेके, तो वहाँ किस किस्म की उनको पजीराई मिलती है, किस किस्म की उनको जो है वो आगे से वो लोग कन्विंस होते हैं। वो उसका दारोमदार इंटेलिजेंस पे सही। होगा। अगर इंटेलिजेंस नहीं है तो फिर जाहिर है, फिर मतलब वो अगर सर्कमस्टेंशियल है, जी अगर हाँ। कोई ठोस सबूत नहीं है, तो फिर आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा जो है खतरा है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आई थिंक पाकिस्तान को अपने आप को ये जो नया जो ऑर्डर तश्कील हो रहा है जी हाँ। दुनिया के अंदर, जिसमें कारोबार को जो है सफ़े अव्वल पे रखा जा रहा है और तनाज़ों को और जंगों को पीछे रखा जा रहा है कि भाई इनको ख़त्म करके तो कारोबार किया जाए। पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स को देखना है कि वो इसमें अपने आप को इस पूरे पैराडाइम में कैसे जूम करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कश्मीर का जो मामला है, जो कि मदर ऑफ ऑल इश्यूज है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, वो सेंटर स्टेज दोबारा से ले पाएगा, या ये जो इंडस वाटर ट्रीटी में भारत ने जानबूझ के एक पानी का मसला छेड़ दिया है, ये पानी का मसला या दीगर इश्यूज जो हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे, कोई अगर हमारी बायलैटरल एंगेजमेंट होती है या दीगर ममालिक भी इसमें अगर कोई कोशिश करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कश्मीर का जो मसला है ना, तनाज़ा जो है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, वो बेसिकली बहुत अरसे तक खिंच गया है। इसको हम्म। इतना लंबा नहीं खिंचना चाहिए था, ये बहुत पहले इसका तय हो जाना चाहिए था। याद रहे कि मुशर्रफ दौर में भी बड़े
पैमाने पे प्रोग्रेस हुई थी गुफ्त शनीद में, और एक प्लान सामने आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पूरा हो सका, या उसमें खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई उस वक़्त के जो है क़यादत को, जो पाकिस्तान की क़यादत थी। तो लेकिन आई थिंक कि कश्मीर का मसला जो है वो पाकिस्तान और भारत को बिलाखिर तय करना है। जी हाँ। अमेरिका जो है वो एक मतलब कह सकता है कि भाई हम सालसी करेंगे, लेकिन सालसी वहाँ होती है जहाँ दोनों जानिब से सालसी की जो रजामंदी हो। है रिक्वेस्ट हो। तो जी हाँ। भारत तो कह रहा है कि जी वो नहीं चाहता, ये तो अंदरूनी मामला है, बायलैटरल इशू है हमारा पाकिस्तान के साथ। तो ये चीज़ पाकिस्तान को किसी पॉइंट पे हम भारत को खुद ही बैठ के तय करनी होगी। अब वो कब होगा, अनकरीब तो नहीं होने वाला, हालात कुछ ऐसे नहीं है कि ये इसमें कोई सीरियस गुफ्तगू हो सके, लेकिन ये है कि नेवर से नेवर। सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरान बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर भारत के लिए मुश्किल होगा दुनिया को कन्विंस करना, जो वो पाकिस्तान के हवाले से एक प्रोपेगेंडा मुहिम लेकर सिफारती फ्रंट पर जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान ने जिस तरह से इस पाक भारत कशीदगी में भी एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर एक्ट किया, जब भारत ने इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान पर पहलगाम हमले के, तो पाकिस्तान ने खुद से एक ऑफर कर दी कि हम किसी भी तरह की तहकीकात में शामिल होने के लिए तैयार हैं, कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। तो उससे भारत का प्रोपेगेंडा काफ़ी हद तक उसे नाकामी हो गई थी। लेकिन अब भारत जो दुनिया में लेकर जा रहा है, जिस तरह से जंग के दौरान पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर एक्ट किया, कोई भी सिविलियन टारगेट है उसे हिट नहीं किया गया, सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ जो है भारत के मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया गया। और फिर भारत की जानिब से जिस तरह से प्रॉक्सी वॉर छेड़ी गई है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है, पाकिस्तान के पास दुनिया को बताने को बहुत कुछ है, कन्विंस करवाने के लिए बहुत कुछ है, जबकि भारत के पास सिर्फ झूठ है। और झूठ के जरिए वो कितना कन्विंस कर पाएंगे, ये आने वाले दिनों में सूरत हाल वाजे हो जाएगी। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान में सियासत आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी। क्या एक ज़बरदस्त सियासी तहरीक यहाँ पे शुरू होने वाली मुदावती तहरीक की तरफ जा रहा है मुल्क, या फिर मामलात अब जो है डायलॉग की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। शेर अफजल मरवत साहब से हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त दोराहे पर खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है कि उसने मुफाहमत का रास्ते के जरिए अपना आगे का जो है एक रास्ता निकालना है सियासी, या फिर मुज़ाहमत का रास्ता फिर से इख्तियार करना है। मुज़ाहमत में तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजेस ज़्यादा है। जब जब तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत की है, उसमें जब जब नाकामी हुई, हुकूमत की गिरफ्त मजीद मजबूत हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद कमज़ोर हुई। तो अब तहरीक इंसाफ कौन सा रास्ता इख्तियार करने जा रही है और तहरीक इंसाफ को करना क्या चाहिए, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। कि बताएगा कि क्या आपको लग रहा है पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? फिर से एक भरपूर मुदाहमत होने जा रही है, या मामला फिर से दोबारा से जाएगा मुफाहमत की तरफ ही? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना मैं समझता हूँ, और फिर मौजूदा हालात के तनाजुर में मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूदा वक्त में क़ुव्वत मुज़ाहमत न होने के बराबर है। अच्छा। और एक तो मुज़ाहमत की क़ुव्वत जो है कमज़ोर हुई है, दूसरी बात यह है कि वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी मायूस हैं। इतनी मायूसी 9 मई के बाद नहीं थी, जब डर और खौफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ और छाया हुआ था, जितनी आजकल हैं। और इसकी वजूहत जो हैं, ये मायूसी मौजूदा क़यादत ने खुद फैलाई है। ये मायूसी 10 मई की वजह से भी फैली है काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स के अंदर, ये 10 मई 2025 की वजह से? मेरा ख्याल नहीं है कि 10 मई 2025 का PTI के लोगों के ज़हनों में ज़ाहिर है जो हुकूमत को एक स्ट्रेंथ मिली है, जो हुकूमत का एक उनकी सियासी मैदान में उनकी गिरफ्त मजबूत हुई है, मेरा ख्याल नहीं है कि ये जो तासुर नज़र आ रहा है, दर हकीकत हुकूमत ने ख़ुद ही अपने आप को जो है मजबूत करने की कोशिश की है। ये उनका एक अपना एक फ़ेल है। तहरीक इंसाफ की कमज़ोरियाँ हुकूमत की कार्रवाइयों की वजह से नहीं है, उनके अपने नाकिस फ़ैसले हैं जिसने PTI को पे दर पे शिकस्त से और नाकामियों से दो चार किया है। और अगर PTI अपने आप को समेट ले, अपने आप को जो है इन गलत और बदनीयती पर मबनी फ़ैसलों से पाक करे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी ये तमाम इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत सब एक पेज पे हो, लेकिन PTI जो है उसका तोड़ इनके पास है ही नहीं, क्योंकि अवाम जो हैं वो PTI के पुष्ट पे कड़ी हैं। अब तो ज़ीरक लोग जो हैं वो खान साहब को मशवरा दे रहे हैं, सियासी ज़हन रखने वाले, कि खान साहब थोड़ी सी ज़रा
एक सियासी स्पेस हासिल करने के लिए टेम्परेचर को नीचे लेकर आए। लेकिन खान साहब ये वो सख्त बयानात भी देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सख्त बयानात आ रहे हैं। तो एक अच्छा मौका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस जंग के दौरान, क्या वो मौका तहरीक इंसाफ ने ज़ाया नहीं कर दिया, वो विंडो मिस नहीं कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? इसको दूसरे एंगल से देखें ना, मेरा अच्छा ख्याल सीबीएम हो सकता था अगर वो खुल के सारे मामले में खड़े हो जाते। अगर कोई ये समझता है कि खान को जेल में रखने से या पीटीआई की सियासी क़यादत को नज़रबंद रखने से और पीटीआई को इक़्तिदार से या मामलात से दूर रखने से पाकिस्तान मुस्तहकम होता है, तो वो मेरा ख्याल है गलत फहमी पर मबनी उसकी सोच है। वजह इसकी ये है कि नंबर वन, इस हुकूमत को कोई लेजिटिमेसी हासिल नहीं है। बैनुल अक़वामी दुनिया जानती है ये किस तरह बनी है, और सारे पाकिस्तानी जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। नंबर वन। नंबर दो बात ये है कि जब आपकी इंटरनेशनल लेजिटिमेसी नहीं है तो आपके तमाम फ़ैसले, आपके तमाम अमाल जो हैं उनको शकूक की निगाह से देखा जाता है। तीसरी बात यह है कि पीटीआई जो है वो इसी कौम की, इसी मुल्क की एक बड़ी पार्टी है। बस करे ना, इतना ज़्यादा जो है आपने जेल भी कटवा दी, मैंडेट भी ले लिया, 26वीं आईनी तरमीम भी कर दी, कुछ तो नहीं रह गया। यानी अभी तक रिज़र्व सीटें नहीं मिली, अभी तक केपी को सेनेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों का खुलासा ये है कि अब तो कुछ रह ही नहीं गया जो आपने हासिल करना हो। और ये तमाम अमाल जो है ना, ये मौजूदा वक्त में तो शायद हुकूमत या लोग ये समझते हैं कि हुकूमत मजबूत हो रही है। दूर रस में आप देखें ना, 5 साल के बाद जमहूरियत का क्या मुस्तकबिल है अगर फार्म 47 का कोई इलाज नहीं होता है। सही है। 26वीं आईनी तरमीम के होते हुए पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो कहाँ और किस जगह से और किस तरह मिलेगा? लेकिन जब जाहिर है जिस पार्टी ने रेजिस्टेंस करनी है, जिस पार्टी ने मुज़ाहमत करनी है इन चीज़ों के खिलाफ, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ मुज़ाहमत में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ़ है गवर्नमेंट के बजाय, तो फिर तो गवर्नमेंट को एक फ्री हैंड मिला हुआ है, बिल्कुल खुला मैदान मिला हुआ है। और इसी से तो गवर्नमेंट मजबूत से मजबूतर होती जा रही है। कसूरवार तो आप भी हैं इसके अंदर। हाँ जी, कसूरवार तो आप सब भी हैं इसके अंदर। जो अपोजिशन है वो अपना काम नहीं कर पा रही, वो अपनी ही अपोजिशन में लगी हुई है एक दूसरे की। मेरा ख्याल है, मैं तो अपनी ज़ात पे कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने तो हमेशा मुज़ाहमत की है। मेरी शनाख्ती मुज़ाहमती तहरीक के हवाले से हुई, और इसी मुज़ाहमती ताकत को खुद ही पीटीआई ने जो है पारा पारा किया। मुझे क्या फ़र्क पड़ा? और इनको अब वापसी हो रही है आपकी कोई? नहीं, वापसी जो है वो तो पहले तो मैं 3 दफ़ा निकाला गया। तो अब मेरा ख्याल नहीं है कि मैं आसानी से वापस जाऊंगा। पहले मेरे साथ हिसाब किताब हो, मुझे बताएं मुझे गालियाँ क्यों दी। पैगाम आया आपको पार्टी में वापसी के लिए? मैसेजेस आए हैं, लेकिन किसके मैसेज आए? मतलब मुझे ये हिदायत मिली हैं कि खान साहब के साथ आप मुलाकात करने चले जाएं। अच्छा। और बड़े जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने कहा है, बल्कि मैंने उन्हें जवाब दिया, और मैं आज भी, कि पहली बात तो ये है कि ये मेरे साथ जो किया, चले आपने निकाल दिया, ये गालियाँ क्यों दी? यानी 3 माह से लगे हुए हैं, गालियाँ दे रहे हैं, इसके बाद मैं क्यों जाऊँ? क्या मुझ पे उन्होंने जो हैं कानून के ख़जाने खोलने हैं, सुरखाब के पर लगाने हैं? मतलब कोई नेकी बताए ना, मैं अब अपनी मर्जी से जाऊँगा वरना नहीं जाऊँगा, बस दैट्स ऑल। यानी खान साहब का पैगाम आपको आया मुलाकात के लिए, अभी आप फिलहाल जाने के लिए तैयार नहीं? बिल्कुल नहीं हूँ तैयार। पहले हिसाब हो ना, ये मुली मोर की बादशाही तो नहीं है कि जनाब अली जब आपकी मर्जी हुई बेइज्जत करके निकाल दिया, जब आपकी मर्जी हुई है ज़रूरत हुई तो बुला लिया। मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, और तभी जाऊँगा जब सबसे पहले ये बताएंगे या मानेंगे कि हमने आपके साथ ज्यादती की है। वरना कौन मानेगा? खान साहब मानेंगे? जिन्होंने निकलवाया, खान साहब से तो मेरा झगड़ा ही नहीं है। हाँ। खान साहब से तो मेरा झगड़ा मुलाकात का आप कह रहे हैं पैगाम खान साहब की तरफ से है, तो खान साहब से मैं पहले भी मिला ना। ये खान साहब के अल्फाज थे, जब दूसरी दफ़ा निकाला उसने कहा ये लोग आपको डंप करना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खान को पता था ये। लेकिन तीसरी मरतबा खान ने खैर मकदम किया आपकी पार्टी से निकाले जाने की। यार अब ये भी सुनी सुनाई बातें हैं। हाँ, ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये वही लोग बातें कर रहे हैं जिन्होंने निकलवाया है। तो लिहाजा खान साहब क्या कहते हैं उनसे जब मैं हम कलाम हूँगा खुद। और कब होने जा रहे हैं आप खान साहब से? देखिए खान साहब को अब ये तो अंदाज़ा हो गया ना कि वो कहते हैं ना, कहावत है कि इन तिलों में तेल नहीं। इन्होंने तो यकीन दिलाया ना कि हम जनाब अली एहतजाज चला सकते, अब चलाए ना। मैं तो चैलेंज करके उनको बार बार कह रहा हूँ कि आए ना, जुर्रत करें। खान की खलासी या पीटीआई के तमाम तकालीफ से खलासी सिर्फ एहतजाज की शक्ल में मुमकिन है। और एहतजाज वही चीज़ें जो जिसके करने से जो हैं
ये कतराते तो हैं। मुज़ाकरात में से आप नहीं समझते कोई रास्ता निकलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बातचीत से? जो कल भी खान साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई बैरिस्टर अली जफर साहब के जरिए, वो ये कहते हैं कि खान साहब सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ अस्करी क़यादत से बातचीत करना चाह रहे हैं। तो अभी भी खान साहब फिर उनसे बातचीत के ख्वाहिशमंद क्यों है? फिर मैं समझता हूँ कि ये भी, इस पे भी जिद नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ अस्करी क़यादत से हो। अस्करी क़यादत ने यह कहा हुआ है कि हम हुकूमत को धोखा नहीं दे सकते, और कहा है कि अगर मुज़ाकरात होंगे बेशक खुफिया होंगे, लेकिन हुकूमत और पीपल पार्टी के नुमाइंदे उसमें मौजूद होंगे, और वो बेशक नुमाइंदे आ जाएंगे जो जिन पे आपको इतराज़ ना हो। तो लिहाजा उन्होंने देखिए हुकूमत शुरुआत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर लेनी चाहिए मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट के साथ। देखिए मुज़ाकरात कई दफ़ा हुए, मुज़ाकरात बेमानी होंगे जब तक कोई बैलेंसिंग पावर नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं किसी ऐसी पोजीशन में ना हो कि अपनी बात मनवा ना सके। अब ऐसे हालत में वो पोजीशन जो तहरीक इंसाफ की दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है। पॉपुलैरिटी है, बिल्कुल है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा कोई नहीं हो रहा आपको। जी, ये 1.5 साल से ये तसलसल है ऐसे कमज़ोरी का या गिरावट का, और हर फैसला नाकाम, हर फैसला नाकिस। कोई एक फैसला, कोई एक साफ़ी बता दे जो कामयाबी से पीटीआई ने जो है अभी तो आपके चेयरमैन भी, आप अपनी बात करते हैं, आपके चेयरमैन जो है वो खुद बिल्कुल दीवार से लगे हुए हैं, वो खुले लाइन लगे हुए हैं, वो आके ऐलान करते हैं, खैर मकदम करते हैं, और बाद में अलीमा खान साहबा जो है उन्हें कह देती हैं ये तो एक मैसेंजर है, बस उन पर ड्रोन स्ट्राइक कर देती हैं आगे। मेरा ख्याल है यही वो रवैये हैं जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क़यादत को भी तब्दील किया हुआ है। और जो मैं बात करता रहा वो ये है कि सियासत जो है या तो लीडरशिप ने करनी है, या फिर अलल ऐलान जो है मोहतरमा अलीमा खानम को जो है आगे खान साहब डायरेक्शन दे देना कि वो जनाब क़यादत करेगी, अगर और वो उसको करनी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए उसकी बीवी निकली थी मोहतरमा, तो लिहाजा ये अपने भाई के लिए निकले ना, एहतजाज की क़यादत और वर्कर का इन पे एतमाद है। लेकिन इस तरह जी कि हम ख़ानदान के लोग सियासत में मुलव्वस नहीं हैं और आगे से तमाम मामलात पे छाए हुए हैं। अब देखो ना, आपने उस दिन देखा, यानी हर बात भी पहले सियासी क़यादत करती थी जब मुलाकात होती थी। ये सलमान अकरम राजा साहब ने खुद ही इसके लिए रामवार किया और उसने कहा जी हम कोई नहीं करेंगे, घर के लोग करेंगे, यानी मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा बात करेंगी। वो आके बात करती हैं, वो बताती हैं कब MNAs ने आना है, कब रैली होगी KP हाउस में। लिहाजा अब मौजूदा वक्त में प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मोहतरमा अलीमा खानम के कंट्रोल में है। तो ठीक चला रही है पार्टी को? देखिए मैं खुद नहीं, वो सक्सेसफुली चला रही है पार्टी को, या आप समझते हैं कि नाकाम मॉडल है? कोई अगर आपको कामयाबी नजर आ रही है तो कामयाबी से चला रही होगी। बहरहाल एक चीज़ है, हमारी गलतफहमी भी ख़त्म हो जाएगी और हमें कोई इतराज़ भी नहीं है कि वो तहरीक की सरबराही जो है यानी आप कह रहे हैं वो जो एक कहा जाता है कि फैमिली के लोग पार्टी में या सियासत में नहीं आएंगे, तो वो कह रहे हैं कि ऐलान कर दें, जब वो खुल के आई गई अलीमा खान साहब तो फिर ऐलान भी कर दें कि ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अगर फिल वक्त ज़रूरत ये समझी जा रही है कि खान की बहन जो है इस तहरीक की क़यादत करें, और देखिए मौजूदा और दीगर क़यादत में तो कोई ऐसी शबी नज़र नहीं आ रही है माँ सिवाय मोहतरमा के, जो जिस पे एतमाद भी है लोगों का, जो क़यादत कर भी सकती हैं। तो लिहाजा अगर शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरत उनकी महसूस हो रही है तो मेरा ख्याल है तभी वर्कर को जो है उम्मीद भी उनकी बंधेगी और एहतजाज। लेकिन ये इस तरीके से कि जी सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और सारे सियासी फैसले इस अंदाज में हो, ये मेरे ख्याल में, और यही कमल शोज़ ने तो यही बात की थी, मैंने भी यही बात की है हमेशा और बाद में भी करता रहूँगा। सियासत करनी है शॉर्ट टर्म के लिए कर ले। सही है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अब आपको क्या लग रहा है, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उनका मुस्तकबिल आपको सिक्योर दिखाई दे रहा है? चूँकि ये GHQ हमला केस है, उसमें तो 50-60 लोगों की नाअहलियों की बात चल रही है आजकल, उसमें उनका भी ज़्यादा नाम है, तो सिक्योर आपको लग रहे हैं गंडापुर साहब? अली अमीन खान जो हैं वो तो इस पर तो इल्ज़ाम है अयानत का, और अयानत के हवाले से 2-3 मुल्ज़िमान के बयानात इन्होंने लिए,
जिन्होंने बाद में अपने बयान से रिट्रैक्ट किया। वैसे खान साहब के बारे में क्या लग रहा है आपको? उनका भी नाम है, ज़ाहिर है खान साहब, देखिए और केसेस है ना जो शायद मजबूत हो सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप खान साहब के लिए फिर आगे मुस्तकबिल? जो हालात इस वक्त चल रहे हैं सियासत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल जो मामला चल रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ को हम देखें, पॉलिसी को देखें, हिकमत अमली को देखें, तो फिर खान साहब की रिहाई आपको अगले चंद महीनों के अंदर नजर आ रही है? इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बड़े कामयाबी से अपने मामलात चला रहे हैं, और मुझे ये एतराफ़ करने में कोई आर महसूस नहीं हो रहा है कि ये लोग हमसे 10 कदम आगे की सोचते हैं। हम जब जो सोच रखते हैं, मिसाल के तौर पे 8 फरवरी की बात करूं, अब 8 फरवरी तक मामलात हम लिया है, लेकिन 9 फरवरी का हमने सोचा भी नहीं था, और 9 फरवरी भी हो गया, और 9 फरवरी के बाद हम कुछ कर भी नहीं सके, ये भी वो सोच चुके थे। और उन्हीं की ईमा पे हमारे लोगों ने जो हैं 8 फरवरी के मैंडेट की चोरी के लिए कोई एहतजाज नहीं किया। और मैं दाद देता हूँ कि उनकी जो सोच है इन तमाम चालाकियों में, अयारियों में, या साजिशों में, या मुस्तकबिल की पेशबंदी में, वो यकीनन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमसे बदरजा बेहतर हैं। खान साहब की रिहाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनकी एक सोच ये भी है ना कि वो जितना टाइम गेन कर सकते हैं उन्होंने गेन किया, और अभी तक भी मामलात उनके ही दस्तरस में हैं और उन्हीं के सवाबदीद पे हैं। तो लिहाजा जब खान ऐसे हालत में, जब पार्टी का शिरासा बिखरा हुआ हो, तकसीम हो, गर्मियाँ आ गई है सर पे, आगे से बयानात 2-3 ऐसे आ गए जो उनको फिर जवाब दे रहे हैं कि जनाब इसको थोड़ी सी इस तपिश को जो है मज़ीद तपिश दें या इसको तबालत दें। और लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि जब तक या तो कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग दोबारा शुरू हो, तो शायद ऐसे फिलहाल तो उसके इम्कानात बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। जितनी मार पड़ी है भारत को वो दोबारा लग नहीं रहा कि वो आएगा। मुझे तो फिर क्या रास्ता है खान साहब के पास? फिर क्या करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? वाहिद रास्ता पीटीआई के पास ये है कि लोगों की जहनों को बनाएं एक ऐसे एहतजाज के लिए जो मुलगीर हो, उसके लिए मोटिवेशन करें, उसके लिए वीडियोस बनाएं, उसके लिए पाकिस्तानियों को जो है, हुकूमत तो बड़ी वाज़ेह है। मरवत साहब कल भी राना सनाउल्लाह साहब थे हमारे प्रोग्राम में, वो कह रहे हैं कि इस मरतबा तो किसी सूरत एहतजाज नहीं करने देंगे, बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी, सख्ती करेंगे। मैं आपको अर्ज़ करूँ, देवार से तो पूरी पीटीआई लग चुकी है, ठीक है ना जी, सिर्फ तन का कपड़ा रह गया है। इससे आगे क्या कर सकते हैं? मार भी दिया, ये कह रहे हैं एहतजाज नहीं करने देंगे, निकलने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, वो नाकाम। जब आपके आपकी एहतजाजी तहरीक नाकाम हुई है, उससे तहरीक साहब को मजीद कमज़ोर किया है। आपकी जो गुफ्तगू की जो आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ थी आपकी मुज़ाकरात के लिए, वो मजीद आपकी पोजीशन ऑफ वीकनेस की तरफ गई है। कोई देखें, जब इंसान अपने सर पे कफन ओढ़ लेता है ना, सही है, और लास्ट टाइम भी कफन ओढ़ के वो गंडा पुशा ने कहा था निकलेंगे जनाब, तो मुल्क के हालात जो है कुछ और हो गए थे। एक बात बता दूं, इस नहज पे मजबूर ही न करें कि कफन ओढ़ना पड़े। मैं कसमन कहता हूँ कि रियासत भी देखेगी और हुकूमत भी देखेगी, एहतजाज भी होगा पाकिस्तानियों 25 करोड़ आवाम के सामने। सही है, इन लोगों का फिर ठहरना, लेकिन ये करना किस तरह है, ये किसने करना है, इसके लिए मोटिवेशन किस है? और आम पाकिस्तानी, न कि पीटीआई का बंदा, आम पाकिस्तानी क्यों कर निकले, इसको किस तरह जो है परसुएट करना है, मोटिवेट करना है, जब ये मुमकिन होगा। असल तो मामला ये है मरवत साहब कि उन्हें मोटिवेट करना, निकालना, ये असल मामला हमने 1 साल से छोड़ा हुआ है। सही है, हम खान की कह दो बेहतर बात ही कर ले, फिर मुज़ाकरात ही कर ले। मुज़ाकरात जो है वो तो देखें, अब मुज़ाकरात का मतलब ये नाक पे लकीरें खींचना, तो मुज़ाकरात तब माना रखेंगे जब इधर आपके पास इतनी कुव्वत, प्रेशर भी साथ आप कह रहे हैं होगा। बिल्कुल, जब तक ये नहीं होगा तो मुफाहमत होगी, इन मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की शेर अफजल मरवत साहब की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुफाहमत के लिए पहले एक भरपूर मुज़ाहमत करनी होगी ताकि तहरीक इंसाफ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर सके, वरना तहरीक इंसाफ को जो है वो कोई भी यानी कुछ बड़ा फ़ायदा जो है वो मुज़ाकरात में नहीं मिल पाएगा। जो भी हुआ तहरीक इंसाफ के साथ वो अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। अलीमा खान साहिबा के बारे में ये कहना कि ख़ानदान के लोग जो है वो सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे, अब जब सब मामलात वो चला रही है तो फिर उन्हें खुलकर सामने आ जाना चाहिए, ये कहना है शेर अफजल मरवत साहब का। इसी पे प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे PSL की। PSL एक बड़ा ब्रांड दुनिया का बन तो चुका है, इस मरतबा का जो एडिशन था, एडिशन 10, वो कितना कामयाब रहा, कौन कौन सा नया टैलेंट PSL 10 सामने लेकर आई, और इसके साथ साथ कौन से बड़े नाम,
PSL में नाकाम हुए और वो बिल्कुल टीम से बाहर हो गए, और कौन से नामों की, बड़े नामों की वापसी कौमी टीम में हुई PSL की बदौलत, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। PSL 10 इंतहाई कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, और PSL 10 में कौन सा नया टैलेंट सामने आया। चूंकि PSL ने एक बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है कौमी क्रिकेट टीम को भरपूर टैलेंट देने में, और कई बड़े नाम जो है वो PSL ने पाकिस्तानी क्रिकेट को फराहम किए हैं। PSL 10 में कौन सा नया टैलेंट सामने आया, और साथ साथ कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी छुट्टी हुई, और कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई है PSL 10 के जरिए, और ये एडिशन कितना कामयाब रहा, आगे के हवाले से क्या मजीद सीखने की ज़रूरत है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान नियाज साहब, क्रिकेट तज्ज़ियाकार। सर बहुत शुक्र आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि PSL 10 आज वाइंड अप हो रही है, क्या समझते हैं कितनी बड़ी कामयाबी रही PSL 10 का इनेकाद, पाक भारत कशीदगी के बावजूद जो है इसका इनेकाद होना, फिर बीच में और अल्दो जो है कुछ मैचेस रुके भी, फिर दोबारा से रिज्यूम होना, इंटरनेशनल प्लेयर्स का आना, डेविड वार्नर जैसे बड़े नामों का आना, और आज इस लीग का इख्तिताम पजीर होना, क्या समझते हैं कितना सक्सेसफुल रहा ये इवेंट? देखें समर, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आप बुलाते हो। PSL 10 शायद अगर मैं कंपेयर करता पहला हाफ ये जो पाक भारत कशीदगी से पहले पिछले इवेंट से, तो शायद ये बहुत स्लो था, मंडेन था, ऐसे लग रहा था स्पेक्टेटर्स का भी इंटरेस्ट नहीं है और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नीचे चली गई। बट येस, जिस डेविड वार्नर ज़रूर आए, और ना सिर्फ वो पहले आए, वो बाद में भी दोबारा आए। एंड जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे लगा कि एनर्जी भी आई और कुछ अच्छे क्वालिटेटिव मैचेस भी हुए। मैं ये समझता हूँ कि कुछ आपने अभी यंग टैलेंट की बात की, दो आई एम नॉट अ ग्रेट फैन के PSL 10 में जो शोकेस होता है आप उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में डायरेक्टली ले जाएं विदाउट द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। लेकिन एक फास्ट बॉलर अली रजा गालिबन बहुत ही इंप्रेसिव नजर आए। फिर उसके बाद एक जो है आपके हसन नवाज को सही नंबर दिया गया जब मिडिल ऑर्डर में, इन्होंने बहुत इम्प्रेसिव रहे हैं ये कोयटा ग्लैडिएटर से। मास सदाकत मुझे नहीं समझ आई अभी तक, क्यों रेडार में नहीं आ रहे। बहुत टेक्निकली करेक्ट लगे, बहुत ही अच्छा टैलेंट लगा। लाहौर ने अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मोहम्मद नईम को खिलाया। नईम शुरू में बिकॉज क्योंकि क्रिकेट वो खेले नहीं हुए थे इस लेवल की, तो शुरू में एट सी लगे, लेकिन वो छोटी क्रिकेट के लिए, T20 क्रिकेट के लिए उनमें उनकी बैट स्पीड, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी हिटिंग एबिलिटी वो अच्छे लगे हैं, वो डेवलप हो सकते हैं। और एक लड़का मुल्तान सुल्तान से खेल रहा था, 3-4 साल हो गए हैं, अगेन आई डोंट नो रेडार से क्यों बाहर है, वो यासिर, मोहम्मद यासिर, वो भी बहुत तगड़ा प्लेयर लगा। तो यू आर सो वेरी राइट, इस PSL 10 में अच्छा टैलेंट शोकेस होते नज़र आया। और शायद इब्रार अहमद की बॉलिंग के बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हो गए, अदरवाइज वो अभी भी उनकी 13-14 विकेटें, वो शायद टॉप विकेट कीपर, विकेट टेकर होते। जो सबसे ज्यादा मिर्जा एक अच्छे बॉलर सामने आए हैं लाहौर कलंदर के, इसके अलावा उस्मान तारिक जो ऑफ ब्रेक करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से, वो भी एक अच्छी फाइंड है जी। और उस्मान तारिक के एक्शंस के मसले ले, लेकिन 2 दफा वो क्लियर हो चुके हैं। और मैं तो राशिद लतीफ को ये कह रहा था कि यार अगर उसका एक्शन ठीक है तो उसको तो फौरन पाकिस्तान खिलाएं, उस्मान तारिक को, वो बहुत एक एक्स फैक्टर हो सकता है आपका। सो वेरी राइट, क्वाइट इम्प्रेसिव एंड क्वाइट इम्पैक्टफुल। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्सपोज भी हो रही हैं, जैसे हम दोस्त जबरदस्ती साहबजादा फरहान को, क्योंकि हमने शादाब खान को बगैर परफॉर्मेंस के हम टेक्निकली लेके आए, वाइस कप्तान बनाया है, तो हमने उसको विकेट कीपिंग करवा रहे हैं हम साहबजादा फरहान से, जिससे आपकी पाकिस्तान की T20 टीम का बैलेंस बिल्कुल आउट हो जाएगा कि यहाँ हारिस खेलेंगे या साहबजादा खेलेंगे। और अगर साहबजादा खेलेंगे तो वो विकेट कीपर नहीं है। उन्होंने आपने पिछला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी इन हरकतों की वजह से हार गया। और जो सबसे ज़्यादा कंसर्न की बात है, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का थिंक टैंक है वही पाकिस्तान का थिंक टैंक है। माइक हैसन, सलमान अली आगा और शादाब खान। और माइक हैसन 6 में से 5 मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम को ले रहा है। सो ये थोड़ा कंसर्न होगा। पाकिस्तान की टीम जो सेलेक्ट हुई है उसमें कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन यू आर सो वेरी राइट, PSL 10 में PCB ने काफ़ी हिम्मत और मेहनत की है, चाहे वो इनाग्रेशन थी, चाहे अभी दोबारा सेलिब्रेट किया इन्होंने आफ्टर दैट इंडो पाक थिंग्स। तो आई थिंक लोगों का इंटरेस्ट फिर से जो है ना वो डेवलप हुआ है क्रिकेट के लिए काफ़ी। जो रिसेंट पास में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकस कारकर्दगी थी, कई लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर चुके थे। और वैसे भी
कौम का मोराल जब उठा है, बुलंद हुआ है, एक पूरी कौम डीमोरलाइज हुई थी इस पाक भारत कशीदगी से पहले, जो पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, एक वकार बढ़ा है, तो एक लग ये रहा है कि क्रिकेट भी पाकिस्तान की उठेगी, हर शोबे में जो है अब आपको जो है वो बेहतरीन नजर आएगी। तो क्रिकेट भी इज वन ऑफ दो शोबा कि जहां पे आपको बेहतरी दिखाई देगी। अब तो लोगों ने बिल्कुल, इंटरेस्ट लेना शुरू किया। मैं आपकी बात को बिल्कुल एंडोर्स करूंगा कि दिस इज द टाइम कि जहाँ पे हम गलतियां कर रहे हैं वो रीइंफोर्स ना करें। और क्रिकेट आपका एक बाइंडिंग फोर्स है। जी हाँ। क्रिकेट तो आपको पॉलिटिक्स से या मजहब से बहुत आगे ले जाती है। आप सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ना कोई सेक्ट रहता है ना कोई रेस रहती है। तो आई टोटली एग्री विद यू कि हम रिजुविनेट हुए एज ए नेशन। और इसी रट में अगर हम क्रिकेट को फ्लो में ले आए तो हमारी क्रिकेट डेफिनेटली बेहतर होगी। और इसके साथ साथ आगे जो हमने कुछ बड़े फैसले किए हैं, शाहीन को, बाबर को, रिजवान को आराम देना, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि कई कई बड़े नाम हैं जो कि पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, वो टीम से आउट हो गए, कुछ अच्छा परफॉर्म करके साहबजादा फरहान हो गए, बाकी वो टीम में वापस आ गए। बिल्कुल ठीक है आप जो बात कर रहे हो, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पीएसएल में परफॉर्मेंस और नो परफॉर्मेंस, आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने अपने साथ भी कोई अच्छा किया। टेम्पलेट चेंज हो गया, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। हम्म। और टी20 क्रिकेट से वो बिल्कुल इरेलेवेंट हो गए। और जिस टेम्पलेट के साथ आप खेलना चाह रहे हो वो नहीं कर पाए। एंड सेकेंडली, जब उनका टाइम भी था और जब वो उतने पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवा पाए, यानी कि कोई रिज्यूमे या जी हाँ। क्रेडेंशियल होता कि ये मैच विनर्स हैं, जो उनका अपना मंडेन स्टाइल था, पुराना स्टाइल था, 120-30 के स्ट्राइक रेट से खेलना, वो नहीं इम्प्रेसिव थे। तो उनका ड्रॉप होना तो कोई ऐसी बात नहीं है चंबे हम्म। की, ड्रॉप होना बनता था। दे शुड हैव बीन ड्रॉप, तो उनको ड्रॉप कर दिया। लेकिन जहाँ तक शहनशाह अफरीदी की बात है, तो आप खुद भी क्रिकेट खेलते हो। मेरा नहीं ख्याल है कि टी20 के न्यू बॉल बॉलर उनसे अच्छा पाकिस्तान में कोई है। हम टी20 की बात कर रहे हैं, न्यू बॉल बॉलर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वनडे या लंबी क्रिकेट जहाँ पे वो हम्म। एक्सपोज हुए और नसीम जिसकी शाह वजह एक्सपोज से। हुए हैं बाय द वे, वो इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके पीएसएल में। हाँ, और नसीम शाह का मैं आपको पहले कहता रहा हूँ, प्रॉब्लम उनका ना एटीट्यूड है ना प्रॉब्लम उनका उनका वही है जो कंधे की अनफॉर्चुनेटली रिहैब नहीं हुई, जिसकी वजह से उनकी लेंथ का प्रॉब्लम है। वो 50-50 रन कंसीड कर रहे हैं एंड स्टिल ही इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम। वो मुझे हैरत है, सुफियान मुकीम का पाकिस्तान टीम में ना होना अचंभे की बात है। वो ऐसे लग रहा है, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन प्रोटेक्ट किया जा रहा है शादाब खान को फ्यूचर में। शादाब क्या 4 ओवर करेंगे, वो नहीं कर रहे। हम्म। वो एज ए बैट्समैन खेलेंगे, अगर वो एज ए बैट्समैन खेलेंगे पीएसएल के साहबजादा। दौरान भी उन्होंने कोई बहुत एक्सेप्शनल स्पेल्स नहीं किए शादाब खान ने। हाँ जी। और उसके अरसा दराज के मेरे ख्याल 20-21 मैच हो गए हैं यार, जहाँ पे वो पूरे ओवर ही नहीं करते, 4 ओवर ही नहीं कर पाते। इसका मतलब है वो हेजिटेंट है अपनी बॉलिंग से। हम्म। फिर जिस नंबर पे वो बैटिंग करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है साहबजादा फरहान जो है वो तीसरे नंबर पे आएंगे तो वो विकेट कीपिंग करेंगे और हारिस की जगह नहीं बनेगी। हम्म। तो आप वहाँ पे टीम का बैलेंस बाय आउट कर देंगे। तो एक ये सिग्निफिकेंट चीज़ मुझे लगी। अब्बास अफरीदी ने आउट बहुत किए हुए थे। वसीम जूनियर इज़ नॉट अ बैड क्रिकेटर एट ऑल। लेकिन अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस हम देखते हैं, अब्बास में एक नैक है कि वो क्रूशियल टाइम पे विकेट्स ले लेते हैं हम्म। टुवर्ड द एंड ऑफ द इनिंग्स। तो शायद अब्बास के साथ भी थोड़ी सी ज्यादती हो गई कि ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टी20 टीम अगेंस्ट बांग्लादेश। तो वैसे बाकी वैसे कोई नया स्पिनर सामने नहीं आया, कोई मिस्ट्री स्पिनर जो है जिस तरह पीएसएल से पहले निकलते रहे, बड़े नाम आए पीएसएल से, शादाब खान पीएसएल की पॉइंट थे, अबरार अहमद पीएसएल से आए, और कई बड़े नाम आए पीएसएल से, लेकिन इस मतलब कोई अच्छा स्पिनर, उस तरह का क्वालिटी स्पिनर जो है वो सामने नहीं आया पीएसएल से। सुफियान मुकीम भी पीएसएल से सामने आए थे, एक लाइमलाइट में आए थे, दो वो डोमेस्टिक में तो वो खेल ही रहे थे। इस मतलब कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं आया सामने उस्मान तारिक के अलावा। प्रॉबेबली इसमें पिचेस का भी दखल है, माइंडसेट जो टीम्स का है और जो इनका मैनेजमेंट का है, जिस तरह इनका ड्राफ्ट सिस्टम है। ये टी20 में घबराते हैं स्पिनर्स को एक्सपोज करते हुए। अब देखें, वो जो एक मैं जिनको बुजुर्ग स्पिनर कहता हूँ लाहौर का, जिनको गालिबन आज का फाइनल खेलना चाहिए था रिशाद की जगह, दैट वाज आसिफ अफरीदी। आसिफ अफरीदी। अ, हाँ। सो मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो शायद कप्तानों का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है स्पिनर्स पे। पिचेस कुछ ऐसी नहीं थी, टी20 से घबराहट लगी है जो फ्रेंचाइज मैनेजमेंट है इन लोगों की। बट सुफियान मुकीम इज समबडी जिसको शायद अभी आप बाहर नहीं कर सकते थे। हम्म। आपने उसको बिल्कुल पहले, अच्छा आप गौर करोगे कि फ्रेंचाइजेस ने भी उसको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। ऐसा ही है। तो जब फ्रेंचाइजेस ही अपने प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, चाहे वो, तो वो कैसे फिर सेलेक्ट होंगे और कैसे वो सेलेक्टर्स के रेडार में आएंगे। कई तो मैच में दैट टी इज टी वेरी ट्वेंटी इंपॉर्टेंट। कप्तान को बाहर बैठना पड़ गया था हमारे नेशनल कप्तान को। तो
आगे के वाले से आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, क्या होना चाहिए पीएसएल में मजीद बेहतरी के लिए? टीमें मजीद ऐड होने के बारे में बात चल रही है कि 8 टीमें होनी चाहिए, 8 टीमें होने जा रही हैं, क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? देखें, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो एहसान मानी साहब एक वो लेक्यूना छोड़ गए हैं फ्रेंचाइजीज के लिए कि अगर ये नहीं भी ऐड करते 10 साल के बाद सही है। और 30% वो जो है प्रीमियम प्राइस पे यही फ्रेंचाइजीज 6 की 6 रिटेन कर सकती हैं। टीमें अगर आपने एक्सपैंड करनी है आप ज़रूर करें, बट उसके लिए फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करना होगा, फिर आपको ड्राफ्ट सिस्टम से निकलना होगा, सही है। आपको कैप जो लगाई हुई है आपने, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर में बहुत कंपटीशन हो गया है। बांग्लादेश में लीग जी हाँ। है, यूएई में लीग है, श्रीलंका में लीग है, साउथ अफ्रीका में लीग है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी होती है, वेस्ट इंडीज़ में वो प्राइसेस ज़्यादा वो उनको देते हैं, प्रीमियम प्राइसेस। सही तो है। आपको शायद निकल के ऑक्शन में आना होगा। मार्केटिंग बिल्कुल नहीं थी इस बार, ब्रांडिंग बिल्कुल इन्होंने नहीं की, तो मेरे ख्याल में थोड़ा रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है सही है। और पीएसएल में इसको मोर कंपैटिटिव बनाना है, क्योंकि आपका शोकेस इवेंट है ऐसा ही और है। आपका इंटरनेशनल इवेंट है जी। सही है, दुनिया की बड़ी लीग है, ज़ाहिर है इससे मजीद इससे बेहतर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू बुलाया कि डॉक्टर नोमान नियाज़ साहब की जिनका कहना है कि रीऑर्गेनाइजेशन करने की जरूरत है पीएसएल में। आज दो पीएसएल 10 एक सक्सेसफुल इवेंट रहा, लेकिन इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए काफ़ी कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।